स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है निषेचन। तो आवर्त बीजियों में निषेचन किस प्रकार से होता है और कितने टाइप का निषेचन होगा उस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो निषेचन को अपने फर्स्ट चैप्टर में भी इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखा था कि निषेचन आकर होता क्या है। तो निषेचन बहुत ही सिंपल मतलब नर और मादा युग्मकों का मिलन है या संलयन है, ताकि एक दूसरे को नज़दीक आते हैं और उनके मिलन से या संलयन से एक विशेष स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम युग्मनज कहते हैं। तो देखिए, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनमें निषेचन की क्रिया की खोज सबसे पहले स्ट्रोसबर्गर ने लिलियम पादप में की थी। तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो सबसे पहले उसका अध्ययन किया था स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने, और लिलियम पादप में इसकी उन्होंने लेकर इसकी खोज की थी या इसका अध्ययन किया था सर्वप्रथम। तो अब लिलियम को आप गूगल पर डाल के देख सकते हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इनकी कि आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें निषेचन की जो क्रिया होती है वह 2 बार संपन्न होती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है, जिससे क्या होता है 2 बार निषेचन होता है। इस कारण इसको दोहरा निषेचन या द्विक निषेचन, द्विनिषेचन, दोहरा यानी 2 निषेचन, द्वि यानी 2 बार निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये 2 बार निषेचन कैसे होता है और इसके उपरांत क्या क्या बनते हैं, तो वो अपन देखेंगे कि आवर्तबीजी पादपों में दोहरे निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो हमारा जो मेन जो टॉपिक है निषेचन में वो है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दोहरा निषेचन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। आखिर दोहरे निषेचन में 2 बार जो निषेचन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो उसके द्वारा क्या क्या बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। हमने परागकण पढ़े थे। तो परागकण की संरचना में एक बाह्य चोल पढ़ा था हमने और एक अंतः चोल पढ़ा था। तो बाह्य चोल में जो जनन छिद्र होते हैं उन जनन छिद्रों में से परागकण के अंदर 2 कोशिकाएं होती है। एक बड़ी कोशिका को हमने कहा था कायिक कोशिका और छोटी कोशिका होती है उसको हमने कहा था जनन कोशिका। तो ये जनन कोशिका फिर क्या करती है, 2 नरयुग्मकों का निर्माण करती है समसूत्री विभाजन द्वारा। तो ये 2 नरयुग्मक बन गए और ये जो जनन छिद्र से परागनलिका निकली है, इस परागनलिका के अंदर जैसे जैसे ये बीजांड के और भ्रूणकोश की तरफ वृद्धि करती है तो इसमें दोनों नरयुग्मक बन जाते हैं। तो ये 2 नरयुग्मक हो गए। इसका मतलब 2 हमारे पास नरयुग्मक है, समान प्रकार के अचल नरयुग्मक है। तो 2 नरयुग्मक है, इसका मतलब ये 2 जगह निषेचन करेंगे। तो ये तो परागकण की बात हो गई। फिर हमने जो बीजांड पढ़े थे उस बीजांड में हमने भ्रूणकोश देखा था कि ये भ्रूणकोश होता है। इस भ्रूणकोश के अंदर हमने ये देखा था कि इस तरह से इसके अंदर 3 कोशिका, एक तो बड़ी कोशिका थी जिनको हम अंड कोशिका कह रहे थे। ये अंड कोशिका है। एक तरफ बीजांड द्वार सिरे की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसको हम अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहा था। इसमें जो बड़ी कोशिका होती है ये मेन कोशिका, जो इसको अपन अंड कोशिका कह रहे हैं। और इसी तरह से इसके ठीक विपरीत निभाग की तरफ भी 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसको अपने प्रतिमुखी या प्रतिवैशांत एंटीपोडल सेल कहा था। और ठीक इसी के बीच में ये जो बीच में बच गई ये बड़ी वाली कोशिका है। इसके अंदर ये जो बड़ी वाली बीच वाली कोशिका, इसको हमने केंद्रीय कोशिका कहा था, केंद्रीय कोशिका। इसके अंदर क्या होता है, 2 जो केंद्रक होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो हमने विकास पढ़ा था कि 4 होते हैं, पहले दोनों एक एक केंद्र बीच में जाता है तो दोनों 2 केंद्रक आ गए। ये दोनों केंद्रक फिर मिलकर इन दोनों केंद्र को अपन कहते हैं ध्रुवीय केंद्र। क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्र कहा था हमने। आप वीडियो को देख सकते हो। फिर ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक है आपस में मिलकर द्वितीयक केंद्र का निर्माण करते हैं, द्वितीयक केंद्रक। तो देखिए, ये एक अंडकोशिका है। इस अंडकोशिका के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र एन ही होते हैं हमेशा। गुणसूत्र कैसे होते हैं, एन। लेकिन जो ये द्वितीय केंद्रक है जिसमें दो ध्रुवीय केंद्रक है, तो इसमें एक तो एन हो गया, दूसरा भी एन हो गया। तो जब ये मिलेंगे तो ये द्वितीय केंद्र कैसा बनेगा, द्विगुणित बनेगा। तो दूसरी संरचना यहाँ पर होती है द्वितीयक केंद्रक। ये द्वितीय केंद्र कैसा होता है, द्विगुणित होता है, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक मिलते हैं आपस में, दोनों एन एन है तो कितने हो गए, द्विगुणित केंद्रक हो गए। अब क्या होता है, 2 नरयुग्मक आएंगे। एक नरयुग्मक इससे संयोजित होगा, एक दूसरा नरयुग्मक इससे संयोजित होगा। नरयुग्मक एक एक नरयुग्मक दोनों से संयोजित होने वाले हैं।
तो जो मुख्य निषेचन होगा वो तो ये होगा, अंडकोशिका से जो होगा यानी नरयुग्मक में भी n होंगे दोनों में, तो यहाँ पर द्विगुणित संरचना बनेगी जिसको हम कहेंगे युग्मनज। क्या कहने वाले हैं? युग्मनज। और युग्मनज आके विकसित होकर क्या बनाएगा? ये भ्रूण बना लेगा। इसी तरह से जो द्वितीयक के एक नरयुग्मक जो द्वितीय केंद्रक है जो पहले से द्विगुणित है, अब इसमें n और आ गया एक नरयुग्मक, तो पहले ये 2n था, एक n और हो गया, तो 2n + n बराबर ये हो गया 3n। तो देखिए यहाँ पर 3n स्ट्रक्चर बनेगी जिसको अपन कहेंगे त्रिगुणित। और इसके जो ये दो केंद्रक और एक केंद्रक के मिलने से जो केंद्रक बनेगा उसको अपन कहेंगे प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्र कहेंगे। अब उसको जो पोषण देने का संरचना विकसित करेगा, भ्रूण पोष विकसित करेगा, तो इसको अपन प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्र कहने वाले। तो देखिए आवर्तबीजियों की विशेषता है कि इसमें जो भ्रूण पोष बनने के लिए जो भ्रूण पोष बनेगा वो तो त्रिगुणित बनेगा, और युग्मनज होता है वो द्विगुणित होता ही है। तो इस तरह से दोनों नरयुग्मक यहाँ काम आते हैं। तो 2 बार निषेचन होता है, 2 नरयुग्मक दो जगह निषेचन करते हैं। तो जो ये एक नरयुग्मक अंडकोशिका से, दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित होता है। तो द्वितीय केंद्रक में देखिए ये यहाँ पर एक केंद्रक यहाँ जैसे जैसे प्रागनलिका आई, जैसे प्रागनलिका इसके अंदर 2 नरयुग्म आ गए, 2 नरयुग्म यहाँ मुक्त कर दिए गए। एक नरयुग्मक तो इससे संयोजित हो जाएगा, दूसरा नरयुग्मक इससे अंडकोशिका से संयोजित हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 3 केंद्रक हो गए, तो 3n स्ट्रक्चर बनेगी, 3n n n n 3n स्ट्रक्चर। और ये जो बड़े वाली केंद्रीय कोशिका है ये धीरे धीरे फिर इस जो केंद्र होगा द्वितीय केंद्र उसमें जो त्रिगुणित केंद्र बनेगा उससे भ्रूणपोष बनने वाला है, और एक नरयुग्मक इस अंडकोशिका से संयोजित हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? युग्मनज। तो ये जो मेन निषेचन है, मुख्य निषेचन है, वो तो अंडकोशिका वाला है, इसको सत्य निषेचन भी कहेंगे। और चूंकि दूसरा निषेचन देखो यहाँ पर द्विगुणित और एक n नरयुग्मक और आएगा, तो ये त्रिक निषेचन है, त्रिसंलयन है, क्योंकि इसके अंदर 3 केंद्र का आपस में पहले से 2 मिले फिर एक और मिल गए, तो 3 केंद्र का आपस में यहाँ पर संलयन करने वाले हैं। तो ये त्रिक संलयन या त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन होता है ये। तो बस इसको अपन देखने वाले हैं। अब बात ये आती है कि ये जो 2 की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये तो मुख्य था क्योंकि इसमें तो हमें युग्मनज और भ्रूण बनाना है, लेकिन दूसरे की आवश्यकता क्या पड़ी? तो दूसरे की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ये जो युग्मनज है ये भ्रूण में विकसित होगा, तो इसको पोषण कौन दे? तो इस युग्मनज को पोषण देने के लिए हमें भ्रूणपोष की जरूरत होती है। तो ये जो आगे भ्रूणपोष बनेगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से, ये भ्रूणपोष ही इस युग्मनज को पोषण देगा, और फिर युग्मनज विकसित होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोषण देने के लिए युग्मनज को यहाँ पर भ्रूणपोष का विकास हुआ है, जो कि त्रिगुणित संरचना वाला होता है। देखिए अब अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए आवर्तबीजी पादपों में 2 नरयुग्मक बनते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो प्रागनलिका द्वारा भ्रूणकोश में मुक्त कर दिए जाते हैं। तो भ्रूणकोश में मुक्त कर दिए गए कैसे? कि जैसे ये भ्रूणकोश था, इसमें एक तो अंडकोशिका ये मेन अंडकोशिका, 2 नरयुग्मक यहाँ मुक्त कर दिए गए। यहाँ पर है ये द्वितीय केंद्रक जिसमें 2 द्वितीयक केंद्रक जो पहले से द्विगुणित है। तो एक नरयुग्मक तो इस अंडकोशिका से संयोजित होगा, दूसरा नरयुग्मक इस द्वितीय केंद्रक से संयोजित होगा। तो पहला निषेचन यहाँ होगा, सेकंड निषेचन यहाँ होगा। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, सामान्यतः यह देखा गया है कि सबसे पहले द्वितीय केंद्रक से नरयुग्मक संयोजित होता है, अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक वाला निषेचन यानी त्रिक संलयन सबसे पहले होता है, उसके बाद में युग्मनज बनता है। क्योंकि युग्मनज बनने से पहले भ्रूणपोष का विकास होना जरूरी है, इसलिए पहले प्रथम बार ये होता है, फिर उसके बाद में ये होता है। देखिए भ्रूणकोश में मुक्त कर दिए गए एक नरयुग्मक अंडकोशिका जो कैसी होती है? एन होती है। नरयुग्मक भी कैसा होता है? एन होता है। संयोग के साथ संयोजित होकर युग्मनज जायकोट बनाता है। इस निषेचन को युग्मक संलयन, देखो सिनगेमी या युग्मक संलयन कह रहे हैं क्योंकि वास्तव में युग्मकों का संलयन इसी निषेचन में हो रहा है, अथवा इसको सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि सत्य निषेचन क्या होता है। तो जब एक नरयुग्मक अंडकोशिका से संयोजित होता है तब उसको अपन सत्य निषेचन कहेंगे। सत्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें वास्तव में युग्मनज बन रहा है, और निषेचन वही प्रक्रिया होती है जिसमें युग्मनज बनता है, इसलिए ये सत्य निषेचन है। सत्य निषेचन के द्वारा ही द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित का मतलब 2n, तो यहाँ पर n और n मिलकर 2n बना लिए, जो विभाजन द्वारा फिर भ्रूण का निर्माण करता है। तो जो विभाजन द्वारा क्या कर लेगा?
धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण कर लेगा। तो पहला निषेचन तो यहाँ पर हो गया, एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संयुक्त होकर युग्मनज बना लिया। और इस प्रकार के निषेचन को हम सत्य निषेचन कह रहे हैं या युग्मक संलयन कह रहे हैं। और इसमें युग्मनज बन गया और जो विकसित होकर भ्रूण का निर्माण कर लेगा। अब चलते हैं दूसरे नरयुग्मक। अब जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो देखिए, दूसरा नरयुग्मक जो ये भी एन होता है, ये जो द्वितीयक केंद्रक है जो कि 2n होता है पहले से, क्योंकि ये दो ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन से बनता है। दो ध्रुवीय केंद्रक के संलयन से बना, तो वो भी एन और एन, तो ये क्या बन गया, 2n द्वितीय केंद्रक बन गया। तो दूसरा नरयुग्मक जो केंद्रीय कोशिका का जो द्वितीय केंद्रक है जो दो ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन से बनता है, से संयोजित होकर त्रिगुणित, देखो 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया। और ये याद रखिएगा ये त्रिगुणित होता है। ये एक बड़ी विशेषता है आवर्तबीजी पादपों की कि इसमें जो भ्रूणपोष बनता है वो त्रिगुणित बनता है। तो दूसरा निषेचन यहाँ पर हो गया, द्वितीय केंद्रक से संयोजित हो गया दूसरा नरयुग्मक। इस निषेचन को त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन तीन केंद्रक संयोजित हो रहे हैं। पहले दो ये, फिर एक और केंद्रक आ गया, तो 3n केंद्रक यहाँ पर बन चुके हैं। इस निषेचन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक है वो भ्रूणपोष के रूप में विकसित होता है। ध्यान रखिएगा, भ्रूणकोष के अंदर भ्रूणपोष बनने वाला है, भ्रूणकोष के अंदर भ्रूणपोष बनने वाला है। तो अभी ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, ये धीरे धीरे भ्रूणपोष में विकसित हो जाएगा। मतलब क्या है कि दोहरा निषेचन में दो निषेचन हो गए, सत्य निषेचन और दूसरा त्रिसंलयन। सत्य निषेचन एक नरयुग्मक और अंडकोशिका, त्रिसंलयन का मतलब है दूसरा नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक वाला। अब ये जो सत्य निषेचन है ये एक नरयुग्मक और एक अंडकोशिका से होता है, और जो त्रिसंलयन होता है वो दूसरा नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होता है। तो इनके निषेचन के उपरांत ये एन है, ये अंडकोशिका एन है, तो यहाँ पर द्विगुणित युग्मनज बन गया। क्या बन गया, सत्य निषेचन से क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज। और दूसरा नरयुग्मक ये एन है और द्वितीय केंद्र की ये 2n है, तो यहाँ पर 3n स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और जो आगे विभाजित करके किसका निर्माण कर लेगा, भ्रूणपोष का निर्माण कर लेगा। और ये युग्मनज को पोषण देगा ताकि युग्मनज विकसित होते होते भ्रूण में कन्वर्ट हो जाए। तो ये संरचना यहाँ पर होने वाली है। तो इस तरह से ये दोहरा निषेचन की जरूरत है अपने, कि एक नरयुग्मक अंडकोशिका से दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित हो रहा है। ये इसलिए है ताकि भ्रूणपोष का निर्माण किया जा सके और भ्रूण है वो विकसित हो सके युग्मनज के द्वारा। तो ये अपन ने दोहरा निषेचन पढ़ लिया है, आशा कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपन दोहरा निषेचन की आखिर उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है इन पादपों में। तो देखिए दोहरा निषेचन की उपयोगिता क्या है या महत्व क्या है। तो दोहरा निषेचन के दौरान एक नरयुग्मक एक अंडकोशिका के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, जो लगातार कई विभाजन करके भ्रूण में विकसित होगा। इस युग्मनज से जब भ्रूण का विकास होता है तो इसके लिए पोषण की आवश्यकता होती है। देखो, अतः विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण की प्राप्ति भ्रूणपोष से ही होती है। जो पोषण कौन देगा, वो भ्रूणपोष ही देगा। अतः भ्रूणपोष के निर्माण के लिए दूसरा निषेचन और होता है, जिसमें क्या होता है, दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जो विकसित होकर भ्रूणपोष बनाता है। जो विकसित होकर क्या बना लेगा, भ्रूणपोष बना लेगा। तो ये अपन पढ़ चुके हैं। इसलिए ये दोहरा निषेचन का यही उपयोगिता हो गई कि भ्रूण भी बनेगा, युग्मनज भी बनेगा, और युग्मनज भ्रूण में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए पोषण के लिए भ्रूणपोष भी बनता है। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। कैसे होती है इसकी गुणिता, त्रिगुणित। दोहरा निषेचन का सबसे पहले अध्ययन नवासिन एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने फ्रिटिलेरिया और लिलियम नामक पौधों में किया था। तो निषेचन का अध्ययन तो स्ट्रोसबर्गर ने किया था लिलियम में, जबकि जो दोहरा निषेचन है, डबल फर्टिलाइजेशन है, उसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे नवासिन, फ्रिटिलेरिया और लिलियम नामक पौधे लेकर उन्होंने ये अध्ययन किया था। तो ये अब देखिए ये युग्मनज बना है, मतलब युग्मनज बन गए, ये युग्मनज है। अब युग्मनज क्या करेगा, धीरे धीरे इनमें विभाजन होगा। पहले दो कोशिका होगी, फिर इसके अंदर इस तरह से धीरे धीरे इसमें कोशिकाएं बनती जाएगी,
और लास्ट में क्या होगा, इस तरह से हृदयाकार अवस्था में आएगा, इस तरह से इसको अपन पढ़ने वाले। इसमें प्रांकुर बनेगा, मूलांकुर बनेगा। तो ये जो युग्मनज है वो इस अवस्था में आया है, हृदयाकार अवस्था, जो भ्रूण, अपन इसको वास्तविक भ्रूण कह रहे हैं। तो इसके लिए इसको यहाँ पर पोषण कौन दे, तो इसको पोषण देगा भ्रूण पोष। कौन देगा, भ्रूण पोष देगा। तो इस कारण से दोहरे निषेचन की आवश्यकता होती है कि जो युग्मनज बना है उसको पोषण देने के लिए भ्रूण पोष बनाना जरूरी है। और ये भ्रूण पोष कैसे बन रहा है, 3N बन रहा है, और दूसरे निषेचन त्रिसलेन के द्वारा ये बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी अपने देखो क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। देखिए हमने पुष्प पढ़ा, पुष्प में होता है मादा जनांग। मादा जनांग को अपन क्या कह रहे हैं, जायांग। जायांग का एक सदस्य क्या कहलाता है, अंडप। अंडप का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। अंडाशय की अपरा के द्वारा कुछ गुरु बीजाणु दानी लटकी रहती है, जिसको अपन कह रहे हैं बीजांड। क्या कह रहे हैं, बीजांड। बीजांड कह रहे हैं। बीजांड के अंदर एक सक्रिय गुरु बीजाणु 4 गुरु बीजाणु बने, और उसमें एक सक्रिय गुरु बीजाणु ने विकसित होकर क्या बना लिया, भ्रूण कोष बनाया था। भ्रूण कोष बनाया था। अब इस भ्रूण कोष के अंदर क्या बनेगा, एक तो युग्मनज बनेगा प्लस भ्रूण पोष बनेगा। देखिए ये स्ट्रक्चर होने वाले हैं, ये इसके अंदर ही बनेंगे। तो पुष्प में मादा जनांग में जायांग। जायांग का एक सदस्य अंडप कहलाता है। अंडप का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अपरा द्वारा गुरु बीजाणु धानी बीजांड जुड़े रहते हैं। बीजांड के अंदर सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है जो भ्रूणकोष बनाता है, और भ्रूणकोष में पहले निषेचन और दूसरे निषेचन द्वारा ये बनते हैं। पहले में युग्मनज बनेगा, दूसरे में भ्रूणपोष बनेगा। तो भ्रूणकोष के अंदर क्या बन रहा है, भ्रूणपोष। अब क्या बनेगा, देखो ये भ्रूणपोष कैसे बना। अभी ये बना कि यहाँ पर ये स्थिति आई कि यहाँ पर ये अंडकोशिका से संयुक्त होकर यहाँ पर ये युग्मनज बन चुका है। धीरे धीरे जो साई कोशिका है वो नष्ट हो गई, और ये धीरे धीरे ये कोशिकाएं भी नष्ट हो जाएगी, प्रतिमुखी कोशिकाएं भी नष्ट होने लग जाएगी। अब बीच के अंदर ये त्रिगुणित स्ट्रक्चर बन गई, 3N, और ये बीच वाली कोशिका। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो युग्मनज बना ये भ्रूण में कन्वर्ट होगा, जैसे आपको भी बताया था। तो ये यहाँ पर ये भ्रूणपोष पे बनता रहेगा। तो सबसे पहले भ्रूणपोष बन जाता है। तो इसका ये जो केंद्रक है ये क्या होगा, कई बार ये केंद्रक है वो कई भागों में विभाजित होता है। केंद्र का विभाजन होता है, और लगातार ये केंद्रक विभाजित होते रहता है, और इस तरह से। और ये केंद्रक है वो चारों ओर एक परिधि के रूप में इकट्ठे जाते हैं। तो जैसे नारियल का पानी बन गया, नारियल का पानी ये एक तरल भ्रूणपोष का उदाहरण होगा, जो अपन पढ़ेंगे आगे। नारियल का पानी जिसमें सारे केंद्र एक परिधि की तरफ इकट्ठे जाए, बीच के अंदर एक खाली जगह रिक्तिका बन गई। तो इसमें क्या होता है, बीच में कोई कोशिका भी नहीं बनी, केवल केंद्र के बने हैं, केंद्रकों का विभाजन हुआ है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, मुक्त केंद्रीय विभाजन, केवल केंद्रों का विभाजन होता है। दूसरा भ्रूणपोष किस तरह बन सकता है, प्रत्येक केंद्र के बीच में एक कोशिका भित्ति बन जाती है। इस तरह का भ्रूणपोष कहलाएगा कोश के भ्रूणपोष। क्या कहलाएगा, कोश के भ्रूणपोष कहेंगे हम इसको। ये तो पहले वाला तो कहलाएगा केंद्रीय भ्रूणपोष, जिसमें केवल केंद्र हुए। दूसरा भ्रूणपोष जैसे नारियल की गिरी है, ये ठोस होगा, जिसको अपन कोशिकीय भ्रूणपोष कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिकीय भ्रूणपोष। जो अपने व्हाइट कलर की जो गिरी आती है वो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। और कुछ एक बीजपत्री के अंदर दोनों का मिक्स रूप में मिलता है, जिसको अपन हेलोबियल भ्रूणपोष भी कहेंगे। तो ये तीनों भ्रूणपोष अपन फर्स्ट केंद्रीय, दूसरा कोशिकीय, तीसरा हेलोबियल, ये तीनों भ्रूणपोष आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं और इसके उदाहरण पढ़ने वाले हैं।